ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो रहे हैं। तो देखो इसमें देख रखा है ये दो इक्वेशन और बोल रखा है ग्राफिकली बना के हमें बताना है कि भाई जो लाइन बनेगी वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, दो पे होगी, दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। ठीक है, बताना है। तो ये दोनों इक्वेशन है। इक्वेशन के जनरल फॉर्म ऐसे होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। अब ये एमसीक्यू है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कंपेयरिंग द रेशियो से कर लो एमसीक्यू में। भाई अगर नॉर्मल पेपर होगा तो पूरा सॉल्व करके ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये एमसीक्यू है, हमें तो सिर्फ आंसर टिक करना है। तो ये वाला कंपेयरिंग द रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो देखो a1 अपॉन a2 करेंगे हम तो 6/2 होता है, 3/1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, माइनस माइनस कट जाएगा 3/1। c1 और c2 इक्वल नहीं है क्योंकि ये है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पैरेलल की होती है। इसमें आपकी लाइन पैरेलल होती है, तो उसका आंसर है डी। ओके गैस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें भी दो इक्वेशन दे रखे हैं और पूछ रखा है भाई जो सॉल्यूशन निकलेगा इन दोनों इक्वेशन का तो वो यूनिक होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कंपेयरिंग द रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से करो। कंपेयरिंग द रेशियो वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है और इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। दूसरी कंडीशन होती है a1 इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग होती है वन पॉइंट पे और इसमें एक सॉल्यूशन निकलता है, वन सॉल्यूशन। और एक होती है जिसमें तीनों बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2। ये कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये कॉन्स्टेंट लाइन के होती है और इसमें इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें डाल के देख लो, तो जो आएगा वही होगा। तो चेक कर लो, देखो जल्दी से चेक करते हैं। तो हमने जब इसमें इक्वेशन में चेक किया तो ये वाली कंडीशन आई कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। ये वाली कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की और पैरेलल लाइन में आंसर होता है नो सॉल्यूशन, तो डी है इसका आंसर। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम्पलर क्वेश्चन ये जो मैं करवा रहा हूँ, इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी कर लो। उसमें मैंने आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझा है। यहाँ पर तो एमसीक्यू जल्दी जल्दी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट्स में आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है तो ऐसे में लाइन क्या होगी। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का ये वाला होता है कंपेयरिंग द रेशियो में a1 इज इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। एक तो ये होता है जिसमें लाइन होती है इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। और एक और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का होता है कंडीशन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c, मतलब तीनों इक्वल होते हैं। इसमें होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, तो इसका आंसर होगा सी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। और रेशियो की फाइल में ये वाली दो कंडीशन होती है नीचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला देखो, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट बिना नहीं होंगे सॉल्व, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। तो ये लिखा हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो y इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू -7। तो इसको अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ऐसा होगा, y इक्वल टू 0 तो ये होगी, भाई 0 है तो यानी कि x एक्सिस होगी पूरी। तो एक लाइन तो ये हो गई अपनी पिंक की जो मैंने कर दी, और दूसरी y इक्वल टू -7। तो -7 यहाँ नेगेटिव में कहीं होगा, तो ये ऑरेंज वाली। तो ये दो लाइनें होगी इस इक्वेशन की। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। और जब पैरेलल लाइन होती है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो इसका आंसर है डी। पैरेलल लाइन में नो सोल्यूशन होता है। ये आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर ये लग रहा है कि वो ये क्या बढ़ा दिया सर ने, तो घबराओ मत, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर पढ़ो, फिर आओ एग्जाम्पल पे, फिर देखो कैसे उड़ाते हो सारे क्वेश्चन, मुझसे भी तेज, मुझसे भी ज़्यादा स्पीड में। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 मैंने बना के दिखा दी। ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कहते हैं दो इक्वेशन के पेयर दे रखा है, एक होता है x इक्वल टू a, ये दे रखा है y इक्वल टू b। तो इसको हम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, तो x इज इक्वल टू है, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो x इज इक्वल टू a, तो मान लो यहाँ कहीं a होगा, तो x लाइन ऐसे होगी, ये जो येलो मैंने बनाई है। और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू b, तो b अगर मान लो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं b है, तो दूसरी लाइन ऐसे होगी। तो ये लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगी, ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगी एक पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट हो रही है तो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x ये a है, y ये b है, तो कोऑर्डिनेट होगा ए बी। तो इस लाइन की क्या कंडीशन है, इन दोनों लाइन की, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी। दिख रहा है ना, ये इंटरसेक्ट हो रही है आपस में एक पॉइंट पे। और इनके कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी, ए यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स पार्ट और बी यानी कोऑर्डिनेट का वाई पार्ट, जो कि ए और बी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखो। फॉर वाइट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये और एक ये, और हमें के की वैल्यू पूछी है और बता रखा है कि ये जो दोनों लाइन, जो लाइन की जो इक्वेशन है, ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट है।
तो हमें कंपेयरिंग द रेशियो के कॉन्सेप्ट से पता है कोइंसिडेंट लाइन का ये वाली कंडीशन होती है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अब A1 A2 क्या है, A1 ये है कोफिशिएंट्स होते हैं, A1 ये है A2 ये है, यानी 3/6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2। B1 B2 क्या है, या -1 और या माइनस के, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/k। और C1 C2 क्या है, ये 8 है और ये उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि जीरो होना चाहिए, ये इक्वलिटी के उस साइड है ना, तो इसको भी इक्वलिटी के उस साइड भेजेंगे हम, तो C हो जाएगा -8/-16 कट के 1/2। तो बस यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, चाहे इन दोनों से निकाल लो चाहे इन दोनों से निकाल लो, कोई से भी दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, सेम ही है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि है ऑप्शन नंबर C, और ये आपका आंसर। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन भी एक्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। इसमें क्या है कि दो इक्वेशन दे रखी है लाइन की, एक ये वाली 3x + 2ky + 2, और एक ये, और इसमें बोल रखा है कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेलल लाइन की कंपेयरिंग द रेशियो में क्या कंडीशन होती है आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी देखो। तो कंडीशन होती है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। तो A1 A2 क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के। तो x का कोफिशिएंट 3 है और 2 है, तो लिख दो 3/2। B1 B2 y के कोफिशिएंट होते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2k और यहाँ पर है 5, तो 2k/5, और C1 C2 तो बराबर नहीं है, तो 2/1 लिख लो, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो 15 इक्वल टू 4k और k की वैल्यू आ जाएगी 15/4, जो कि ऑप्शन नंबर C, और ये आपका आंसर। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है cx - y इक्वल टू 2, 6x - 2y इक्वल टू 3, और बोल रखा है इन दोनों लाइन का जो सोल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट होगा। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है कोइंसिडेंट लाइंस में, ये सब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके देखो। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अब ये ABC क्या है, ABC है A1 A2 होता है x का कोफिशिएंट यानी कि C/6, तो लिख दिया C/6। B1 B2 यानी y का कोफिशिएंट यानी -1/-2, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2। C1 C2 ये होता है कि 2/3। तो ये कंडीशन से हमने लिख दिया। अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे हम, चाहे इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लेंगे, चाहे इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब जब निकालेंगे तो C की दो वैल्यू आ जाएगी, जब इन दोनों से करोगे तो 3 आ जाएगी, और जो ऊपर वाले से करोगे तो C इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो दो वैल्यू कैसे आ सकती है C की, तो इसका आंसर होगा D, नो वैल्यू होगा इसका आंसर। चलेगा इस क्वेश्चन को आप खुद चेक करोगे, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इक्वेशन तो दे रखी है आपको -5x + 7y - 2 = 0, और आपको कंडीशन दे रखी है कि ये जो पेयर बनेगी ना, और दूसरी हमें इनमें से ढूंढनी है, और उन दोनों इक्वेशनों का जो पेयर होगा वो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट मतलब यहाँ पर कोइंसिडेंट वाली कंडीशन चलेगी, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट की कंपेयरिंग द रेशियो में क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ये वाली कंडीशन जो सेकंड इक्वेशन मैच करेगी इसके साथ वही आंसर होगा। तो ये डी वाली मैच करेगी, करके देख लो। A1 A2 यानी कि -5/10 -1/2, B1 B2 यानी कि 7/14 -14 -1/2, और C1 C2 यानी -2/-4 -1/2। तीनों इक्वल आ गए ना, तो इसका आंसर होगा डी, और किसी में नहीं आएगा। समझ गए। तो इसमें बस कंडीशन आपको चेक करनी थी, कोइंसिडेंट लाइंस के डिपेंडेंट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस में ही निकलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलेगा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है आपको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है ऑप्शंस में, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ऐसे पेयर चल रहा है ABCD चार ऑप्शन में, और ऊपर बता रखा है सॉल्यूशंस के, एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 और दूसरा दे रखा है y इक्वल टू -3, और ये भी कह रखा है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो बस आप चारों में डाल के देख लो, जिस इक्वेशन में x और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी वही आपका पेयर ऑफ इक्वेशन या वही आपका आंसर होगा। तो डाल के चेक कर लो आप, ये तो आप कर ही सकते हो भाई, x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, फिर इसमें डालो, दोनों इक्वेशन में डाल के देखो, जहाँ पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है वही आंसर होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक करोगे तो बी होगा। यहाँ पर x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी। यहाँ x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। भाई बोल रखा है ना यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, तो हम डाल के देख लेते हैं सीधे, सिंपल हो गई बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर भी क्या रखा है, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों सॉल्यूशन है, और ये दोनों इक्वेशंस दे रखी है, ये वाली ये इक्वेशन दे रखी है, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस सीधे सॉल्यूशन है तो इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, तो डाल लो। तो x इक्वल टू a यहाँ फर्स्ट वाली में डालूंगा, y इक्वल टू b डालूंगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। यहाँ पर डालूंगा तो a प्लस बी
इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 बनेगी। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, एलिमिनेशन मेथड से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। यहाँ तो आप सीधे क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस माइनस दिख रहा है तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 2a, इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 6। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 3, a की वैल्यू 3 आएगी तो किसी में भी डाल लो, चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो। तो अगर मान लो मैं ऊपर वाली में डाल रहा हूँ तो 3, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 1, तो यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बस सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी में और वो भी बहुत कराए हैं, तो आप देख लो। इसमें क्या रखा है भाई, अरुणा है, उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और टोटल उसके यहाँ 50 सिक्के हैं। बात समझ गए, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं और टोटल सिक्के 50 रुपए के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद बोल रखा है उसने कि जो ये जो मिला के जो पैसा बन रहा है टोटल वो 75 रुपए है। आसान भाषा में कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं, और टोटल सिक्के जो हैं वो 50 है। अगर गिनने बैठो तो 50 सिक्के हैं टोटल मिला के, और टोटल रुपीस कितने बन जाएंगे 75 रुपीज बन जाएंगे। तो बस पूछ रहा है कितने सिक्के हैं 1 रुपए के हैं, कितने सिक्के 2 रुपए के हैं। तो देखो इसमें क्या करें, हम क्या करेंगे, एक्स को हम मान लेंगे कि भाई नंबर ऑफ 1 रुपए के सिक्के, वाई को हम मान लेंगे नंबर ऑफ 2 रुपए के सिक्के। तो हमें पता है कि x प्लस वाई तो 50 हो जाएगा। ये पहली क्वेश्चन हमारी बन जाएगी। क्यों हो जाएगा 50, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है। हमने x को 1 रुपए के सिक्के माना है, y को 2 रुपए के सिक्के माना है, तो टोटल 50 हो गई। तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा जी, इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे हम? इक्वेशन सेकंड ऐसे बनाएंगे कि 1 रुपए के x सिक्के हैं तो 1x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 रुपए के y सिक्के हैं तो इसका अमाउंट जो बन रहा है टोटल वो 75 रुपए है। तो ये क्वेश्चन सेकंड बन गई। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इस वाली लाइन में? भाई 1 रुपए के x सिक्के हैं और 2 रुपए के y सिक्के हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 75। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप जैसे ही x और y की वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू तो कह रही है नंबर ऑफ कॉइन्स, और वही पूछा क्वेश्चन में कितने कॉइन्स है। तो x और y की वैल्यू निकाल लो। देखो इसमें से क्या करो, सीधे सीधे ये दोनों x दिख रहे हैं क्योंकि ये तो 1 है, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो डायरेक्ट। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो तो ये तो कट जाएगा, 2y - y कितना होगा y, और 75 - 50 कितना होता है 25। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 25। तो वैसे आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन में 2 रुपए के 15 सिक्के हैं, ये वाले ऑप्शन में 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, ये वाला ऑप्शन में 2 रुपए के 35 सिक्के हैं। तो यही रह गया, तो डी है इसका आंसर। लेकिन आप चेक भी कर सकते हो, y की वैल्यू आ गई 25, तो आप यहाँ से इसमें या इसमें किसी में भी डाल के x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मान लो इस वाली में डालोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 25 ही आ जाएगी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं सोचा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बहुत सारी। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को कोशिश करो सीखने की कि मैं मेरी अप्रोच क्या होती है सॉल्व करते समय। ठीक है, कोशिश करो। तो मैं पढ़ रहा हूँ द फादर्स एज इज 6 टाइम्स। इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम में इज इक्वल टू लिया आपको। तो फादर्स एज इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सन्स एज। तो सन की एज को मैंने एस मान लिया। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। नीचे चलो, 4 इयर्स हेंस, हेंस मतलब आफ्टर, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद यानी फादर की एज भी 4 बढ़ गई होगी। तो 4 साल बाद यानी कि 4 + 4, सॉरी फादर की एज +4। क्यों 4? क्योंकि लिखा हुआ है 4 इयर्स हेंस, हेंस मतलब आफ्टर द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 4 ईयर फादर्स एज विल बी को भी इज इक्वल टू लिखते हैं, आ गया विल बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सन्स एज। तो सन्स की एज एस मत लिखो, 4 साल बाद की बात हो रही है। तो जब फादर की 4 साल बढ़ी है तो सन की भी 4 साल बढ़ेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, फादर और सन की आ जाएगी आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कर ही दोगे आप। पहली क्वेश्चन कहती है f इज इक्वल टू 6x, तो ये f की वैल्यू इस वाली में डाल दो, 6x डाल दो इसमें। तो यहाँ होगा 6x + 4, s मतलब सन की एज है, और यहाँ हो गया, इसको खोलो ब्रैकेट 4s + 16। अब ये जो मैंने डब्बे में लिखा है इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको सॉल्व करो s के लिए, पहले s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4s इधर भेजूंगा तो 6s - 4s कितना होता है 2s, और ये 4 को उधर भेजूंगा तो 16 - 4 12। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई, यानी सन की एज आ गई, प्रेजेंट एज 6। तो वैसे तो अब आपको फादर की एज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख लो यहाँ सन की एज 4 दे रखी है गलत, यहाँ सन की एज 5 दे रखी है गलत, यहाँ सन की एज 3 दे रखी है गलत। तो टेक्निकली तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ सन की एज आ गई 6, तो हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी जो मैंने मिटा दी वो बनी थी f इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ पर s की वैल्यू 6 डालो तो f की आ जाएगी 6 × 6 36, जो कि है देखो 36। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका।
तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पर इज लिखा हो, विल भी लिखा हो, ये इज गोइंग टू होता है। ठीक है, चलो खत्म हो गया आपका ये चैप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरे चैप्टर का एग्जाम्पलर कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको पहले बोल चुका एग्जाम्पलर पे बाद में आना, पहले एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, मास्टर कोर्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, फिर आओ यहाँ पर, फिर मजा आएगा करने में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।